वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। आज हम कुछ साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले डू सब्सक्राइब आवर चैनल विद्या महासागर। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और प्रीवियस वीडियोस को भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ। चॉक और मार्बल दो डिफरेंट फॉर्म्स है किसकी? ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम एसीटेट या सोडियम कार्बोनेट। सोचिए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। चॉक और मार्बल जो है वो दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इन ऑप्शंस में से किसकी? तो इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से ही दोनों चॉक और मार्बल दोनों चीजें बनती हैं। अगर आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन लगा रखा है इसका। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन n शेल्स इज। हमें पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास नंबर ऑफ शेल्स होती हैं। तो जो n शेल होती है उनके पास कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ठीक है, ऑप्शन है 2, 8, 18, 32। n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं n शेल में? सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है 32। एन शेल में 32 होते हैं। हमारी के एल एम एन एन सो ऑन करके शेल्स होती हैं। तो जो एन होती हैं उसमें 32 शेल्स होते हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है 2n⁻², इसलिए यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है विनेगर इज ऑल्सो नोन एज। विनेगर को किस और नाम से बुलाया जाता है? इथेनॉइक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। सोचिए विनेगर को किस और नाम से बुलाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड जो है विनेगर का नाम है। दूसरा विनेगर का जो फॉर्मूला होता है वो CH3COOH, जो इथेनॉइक एसिड होता है उसका भी वही होता है। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है A liquid is kept in a glass beaker. Which of the following is correct regarding the pressure exerted by the liquid column at the base of the beaker? अगर हमने कोई बीकर में लिक्विड रखा है, ठीक है, किसी ग्लास बीकर मतलब एक ग्लास में हमने लिक्विड रखा हुआ है, तो इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? किसके लिए जो प्रेशर है वो लिक्विड कॉलम जो एक्सर्ट कर रहा है बीकर के बेस में, मतलब जो निचला हिस्सा होता है बीकर के, वहां पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है लिक्विड के कॉलम के द्वारा, उसके रिगार्डिंग कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट सही होगी? आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द बीकर, यानी कि जो प्रेशर है वो बीकर का जो निचला हिस्सा होता है, बेस होता है, उसके एरिया पे डिपेंड करता है, ऐसा बोल रहा है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है द प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। ये कह रहा है कि ये हाइट पे डिपेंड करता है प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन द प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इसने थर्ड ऑप्शन में बोला है कि जो प्रेशर है वो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है लिक्विड के। द प्रेशर नाइदर डिपेंड ऑन एरिया नॉर ऑन हाइट। अब इसने बोला लास्ट ऑप्शन की प्रेशर ना ही डिपेंड करता है एरिया में और ना ही हाइट पे। तो आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है किसके रिगार्डिंग, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम एट द बेस ऑफ द बीकर। इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस बताने हैं कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर है द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो जो प्रेशर होता है वो लिक्विड की जो हाइट होती है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है Which one of the following statement is not correct regarding the travel of sound wave? जो साउंड वेव है वो ट्रेवल करती है, उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है, ये बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू वाटर। साउंड वेव जो है वो वाटर के थ्रू ट्रेवल कर सकती है। साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू एयर, एयर से के थ्रू ट्रेवल कर सकती है। स्टील के थ्रू ट्रेवल कर सकती है, थर्ड ऑप्शन। या फिर जो साउंड वेव है वो वैक्यूम यानी कि जहाँ पे कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होती है उसके थ्रू भी ट्रेवल कर सकती है साउंड वेव। सोचिए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। साउंड वेव के ट्रेवल के ऊपर जो करेक्ट सेंटेंस नहीं है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि वैक्यूम से साउंड वेव नहीं ट्रेवल कर सकती है, उसे एक मीडियम चाहिए होता है साउंड वेव को
ट्रेवल करने के लिए, इसलिए फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, जो एटॉमिक मास होता है किसी भी मॉलिक्यूल के एलिमेंट का, वो किसका सम होता है? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ओनली, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओनली, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओनली, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का सम। तो सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का किसके सम के इक्वल होता है? इसका करेक्ट आंसर है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की। नेक्स्ट है which of the following elements isotope is used in the treatment of cancer? इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए कौन से एलिमेंट का आइसोटोप लिया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, कोबाल्ट, सोडियम, आयोडीन। सोचिए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? किस पदार्थ का यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान? तो इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन। आयोडीन का प्रयोग किया जाता है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए आप यहाँ पर ऑप्शन वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी गई है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल organelles may play a role in expelling excess waste in case of unicellular organism? इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो एक्सेस वेस्ट होता है किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, उसको निकालने के लिए काम आता है, तो वो कौन सा ऑर्गेनेल्स है, उसे ऑर्गेनेल या फिर सेल कहा जाता है, यूज होता है? लाइजोसोम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सोचिए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? लाइजोसोम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Which one of the following cell organelles may play a role in expelling excess waste in case of unicellular organism? तो इसका करेक्ट आंसर है वैक्यूल। वैक्यूल वो सेल है जो एक्सेस वेस्ट जो होती है किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, उसको निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट है the practice of growing two or more crops simultaneously on the same piece of land। किसी भी क्रॉप को साइमल्टेनियसली मतलब लगातार एक ही लैंड में ग्रो करने की प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है? एक या एक से ज्यादा क्रॉप। तो ऑप्शन हैं क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग। सोचिए क्या करेक्ट आंसर होगा? दो या दो से ज्यादा क्रॉप लगातार एक ही लैंड में जब ग्रो किए जाते हैं यानी उगाए जाते हैं, उस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मिक्स्ड क्रॉपिंग, उसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कही जाती है। नेक्स्ट है which statement is correct about effect of antibodies on viruses? given statements में से जो स्टेटमेंट करेक्ट है किसके लिए? इफेक्ट ऑफ एंटीबॉडीज ऑन वायरसेस, यानी कि जो एंटीबॉडीज का इफेक्ट होता है वायरसेस में, वो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। तो वायरसेस आर नॉन लिविंग एंटिटीज बट इट कैन इंटरेक्ट विद एंटीबॉडीज। पहला ऑप्शन ये है। टेकिंग एंटीबॉडीज क्योर्स वायरल इन्फेक्शन, एंटीबॉडीज लेने से हमारे वायरल इन्फेक्शन ठीक हो जाते हैं बोलते हैं। वायरसेस डू नॉट प्रोसेस मेटाबॉलिक पाथवेज ऑन विच एंटीबॉडीज कैन फंक्शन वेयर एज बैक्टीरियाज हैव सच पाथवेज। इन्हें बोला है कि वायरसेस जो है उनके पास मेटाबॉलिक पाथवेज नहीं होते हैं, जबकि जो एंटीबॉडीज जहाँ पर फंक्शन कर सकें, लेकिन बैक्टीरिया के पास ऐसे सच पाथवेज होते हैं। और ऑप्शन लास्ट है वायरसेस आर रेसिस्टेंट टू एंटीबॉडीज, यानी कि वायरसेस जो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है एंटीबॉडीज के होने से। तो सोचिए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर है C. Viruses do not process metabolic pathways on which antibodies can function, whereas bacteria have such pathways. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इनको मेमोराइज करके रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में, और ये यूपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी के साइंस वाले सेक्शंस में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विद्या महासागर, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करें, उनको भी बोलें कि वीडियोस देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियोस भी देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।